भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो बड़े बड़े आंदोलन और क्रांतियां जहन में आती हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि आज़ादी की लड़ाई का एक सबसे बड़ा मोड़ एक मीटिंग में लिया गया था। जी हाँ, साल था 1905 और उस एक फैसले ने विरोध करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। लोकल सामान खरीदना एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी कदम कैसे बन सकता है? सुनने में ये आज की बात लगती है, लेकिन 1905 में यही सवाल एक पूरे देश के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। तो इस पूरी कहानी की जड़ें हैं एक बहुत बड़े संकट में। साल 1905 में ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, और वो था बंगाल का विभाजन। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था, ये असल में फूट डालो और राज करो की नीति का एक बहुत बड़ा सोचा समझा कदम था, और इसने पूरे देश में गुस्से की एक आग सी लगा दी। देखिए, ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये भारतीय पहचान पर एक सीधा हमला था। इस एक कदम ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया। नेताओं को ये बात साफ समझ आ गई कि अब अलग अलग लड़ने से काम नहीं चलने वाला, एक होकर, एकजुट होकर जवाब देना ही होगा। और बस इसी जरूरत ने बनारस कांग्रेस अधिवेशन की नींव रखी। तो इस राष्ट्रीय संकट के बीच देश की सबसे बड़ी राजनीतिक आवाज यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनारस में इकट्ठा हुई। उनका मकसद सिर्फ नारे लगाना या प्रदर्शन करना भर नहीं था। नहीं, वो एक ऐसी ठोस रणनीति बनाने आए थे जो ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों पर चोट कर सके। चलिए, इस ऐतिहासिक मीटिंग की कुछ खास बातें जान लेते हैं। तारीख थी 27 से 30 दिसंबर 1905। जगह थी बनारस और अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और चर्चा का, बहस का सिर्फ एक ही बड़ा मुद्दा था, बंगाल का विभाजन। ये डिटेल्स भले ही मामूली लगें, लेकिन यहीं से, इन्हीं डिटेल्स से भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। इस मीटिंग से जो रणनीति निकल कर आई वो सच में एक गेम चेंजर थी। ये एक दो-धारी तलवार जैसी आर्थिक योजना थी जिसे खास तौर पर ब्रिटिश शासन की नींव हिलाने के लिए ही बनाया गया था, और इसे नाम दिया गया स्वदेशी और बहिष्कार। इसका पहला हिस्सा था स्वदेशी। देखिए, इसका मतलब सिर्फ अपने देश का नहीं था, ये एक आंदोलन था अपनी पहचान, अपने हुनर और अपनी आर्थिक ताकत को फिर से खड़ा करने का। ये एक पुकार थी कि भारतीयों द्वारा बनाई गई चीजों का इस्तेमाल करें और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। और फिर थी रणनीति का दूसरा और ज्यादा आक्रामक हिस्सा, बहिष्कार। ये सिर्फ सामान खरीदने से मना करना नहीं था, नहीं, ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर एक सीधा हमला था। अब हर भारतीय की जेब से निकलने वाला पैसा अंग्रेजों की तिजोरी भरने के बजाय उनकी ताकत को कमजोर करने वाला था। इस रणनीति की खूबसूरती ये थी कि ये दोनों चीजें एक साथ काम करती थीं। एक तरफ स्वदेशी अपने देश के उद्योगों को खड़ा कर रहा था, मतलब एक पॉजिटिव पुल था, तो वहीं दूसरी तरफ बहिष्कार ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा था, मतलब एक नेगेटिव पुश। ये एक कमाल की स्ट्रैटेजी थी, एक ही समय पर निर्माण और विनाश दोनों का काम कर रही थी। और बनारस अधिवेशन का सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि कांग्रेस ने इस रणनीति पर अपनी मोहर लगा दी। एक औपचारिक प्रस्ताव पास हुआ जिसने स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल के एक लोकल विरोध से उठाकर पूरे देश का ऑफिशियल आंदोलन बना दिया। ये भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ था। इस एक फैसले की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इसका असर सिर्फ राजनीति तक ही नहीं रहा, बल्कि इसने समाज के हर पहलू को छुआ। तो सवाल ये है कि आखिर इस आंदोलन ने भारत को बदला कैसे? इसका असर हमें 3 बड़े स्तरों पर देखने को मिला। सबसे पहले, इसने भारतीयों में गर्व और आत्मनिर्भरता की एक जबरदस्त भावना जगाई। दूसरा, इसने देश के उद्योगों को एक नई जान दे दी, जिससे ब्रिटिश माल पर हमारी निर्भरता कम हुई। और तीसरा, इसने एक सांस्कृतिक क्रांति को जन्म दिया, जहां भारतीय कला, साहित्य और संगीत को फिर से सम्मान मिलने लगा। जाहिर है, इतने बड़े बदलाव अपने आप तो होते नहीं हैं। इनके पीछे होते हैं वो नेता जिनकी सोच और जिनकी हिम्मत इतिहास की दिशा ही बदल देती है। तो आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इस ऐतिहासिक मोड़ को मुमकिन बनाया? इसमें सबसे पहला नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले का। इस सेशन के अध्यक्ष के तौर पर
उन्होंने न सिर्फ चर्चा को सही दिशा दी, बल्कि अपनी सूझबूझ से कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दोनों गुटों के बीच एक संतुलन भी बनाया, और ये इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए बेहद जरूरी था। फिर थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। वो इस आंदोलन के सबसे मुखर और जोशीले समर्थकों में से एक थे। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों से पूरे उत्तर भारत में स्वदेशी की भावना को एक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। और हम बाल गंगाधर तिलक को कैसे भूल सकते हैं? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले तिलक ने इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। उन्होंने इसे सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई का एक अहम पड़ाव माना। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय भी इस सत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज थे। उन्होंने शिक्षा और उद्योग में आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दिया। इन सभी नेताओं ने मिलकर सिर्फ एक प्रस्ताव पास नहीं किया था, बल्कि आज़ादी की लड़ाई को एक नई और शक्तिशाली दिशा दी थी। ये बात बिल्कुल सही है। 1905 का बनारस सत्र सिर्फ एक और मीटिंग नहीं थी, ये असल में एक वैचारिक मोड़ था, जहां भारतीय राष्ट्रवाद ने सिर्फ याचिकाएं देने से आगे बढ़कर सीधी कार्रवाई का रास्ता चुना था। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, लेकिन अब शायद हमारे पास इसका जवाब है। एक राजनीतिक आंदोलन में आर्थिक आत्मनिर्भरता की असली ताकत आखिर है क्या? 1905 का इतिहास हमें सिखाता है कि ये ताकत सिर्फ दिखावटी नहीं है, ये असल में सत्ता के समीकरण को बदलने की क्षमता रखती है, और ये एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।